तो वापस से चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं अब क्या है क्वेश्चन। कैश बजट का क्वेश्चन है। कैश बजट का क्वेश्चन है। कैश बजट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्या करना है, जैसे मैंने आपको कोई ना कोई रूल बताया है, वहां पर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए आपको पता है कि ओपनिंग ऐड करना होता था या क्लोजिंग माइनस करना होता था, वैसे ही कैश बजट का भी कुछ होना चाहिए। कैश बजट का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, व्हिच इज, लेट मी कनेक्ट द लेटर पैड। कैश बजट करने के लिए, कैश बजट निकालने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग कैश बैलेंस में सारे रिसिप्ट्स को ऐड कर देते हैं और सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देते हैं। जब हम रिसिप्ट्स को ऐड और एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देते हैं तो मिल जाता है मेरे को क्लोजिंग कैश बैलेंस। कैश बजट में इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई और फॉर्मूला नहीं है, कोई और फॉर्मेट भी नहीं है। सो फॉर्मेट तो हम खुद से डिराइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई फिक्स फॉर्मेट तो होता नहीं है। सो फॉर्मेट हम खुद से डिराइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज होता है, ओपनिंग कैश बैलेंस में ऐड कर देते हैं सारे रिसिप्ट्स, सारे लेस कर देते हैं एक्सपेंसेस, और बचा हुआ जो बैलेंस होता है वो होता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। सो अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कंपनी है, एक कंपनी है which is expecting to have rupees 25,000 cash in hand, यानी on April 1st 2020, यानी कि ये हमें दिया हुआ है ओपनिंग कैश बैलेंस। कंपनी जो है उसको 25,000 कैश 1 अप्रैल को चाहिए था और वो चाहता है कि आप कैश बजट बनाए 3 महीने का, और वो 3 महीने कब से हैं, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने हैं अप्रैल से जून। इसके साथ साथ आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इन्फॉर्मेशन क्या है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का आपको सेल्स दिया हुआ है, इन्हीं 5 महीने का आपको परचेज दिया हुआ है, इन्हीं 5 महीने में जो वेजेस, ये भी एक एक्सपेंस हो गया, और जो एक्सपेंसेस हैं वो भी दिया हुआ है। सो ओवरऑल देखा जाए तो सेल्स क्या है, एक्सपेंसेस है या रिसिप्ट्स हैं, रिसिप्ट्स हैं, क्योंकि सेल्स करते हैं तो पैसा आता है। परचेजेस क्या है, परचेजेस होता है जब हम कुछ परचेज करें सप्लायर से, यानी यहाँ पर मुझे पैसे देने होंगे, सो ये एक्सपेंस है। वेजेस देखिए, ये भी एक्सपेंस है, पैसा देना होता है, और जो एक्सपेंसेस हैं वो तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस हैं ही, खर्चा है ही। इसके अलावा कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, जिसमें पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर्स है 2 महीने का, 25% ऑफ सेल जो है वो कैश है, और बाकी का जो क्रेडिट पे सेल है उसके लिए 2 महीने, सॉरी 1 महीने का टाइम दिया जाता है कस्टमर्स को। वेजेस की जो पेमेंट है और एक्सपेंसेस जो हैं वो उधार पे किए जाते हैं और उसकी पेमेंट अगले महीने होती है। इनकम टैक्स है 25,000 रुपए का, जो कि पे करना है जून में। ठीक है, मोटा मोटी मैंने क्वेश्चन देख लिया एक। अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, अप्रोच क्या रहेगा, वही ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश लेना है जो मेरे को दिया हुआ है 25,000, और उसमें सारे एक्सपेंसेस घटाते जाने हैं, सारे रिसिप्ट्स ऐड करते जाने हैं, और फिर मेरा क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। अब किस महीने का कैश बजट निकालना है, अप्रैल मई और जून का।
किस महीने का कैश बजट निकालना है? अप्रैल, मई और जून का। जिसमें अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 25,000 जो दे रखा है। तो मई और जून का ओपनिंग क्या होगा? नहीं दे रखा, तो कैसे पता चलेगा? निकालना होगा। देखते हैं। हाँ जी। कैश बजट for the period of April to June 2020. तीन महीने का निकालना है, तो ये हो गया जून का, ये हो गया मई का और ये हो गया अप्रैल का। यहाँ हो जाएंगे मेरे पर्टिकुलर्स। ये हो गया मेरा फॉर्मेट। ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे को ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दे रखा था। कौन से महीने का? अप्रैल का। कितना था? 25,000 रुपये। सो वो नोट डाउन कर लेते हैं। मई और जून का ओपनिंग नहीं दे रखा है, निकालना होगा। कैसे निकलेगा? जो अप्रैल का क्लोजिंग आएगा वही मई का ओपनिंग होगा, और जो मई का क्लोजिंग होगा वही जून का ओपनिंग होगा, है ना? सो देखते हैं। दे रखा है। पहले हम इस पेज पे ना सारे एक्सपेंसेस देख लेते हैं, या रिसिप्ट्स देख लेते हैं। अगले पेज पे मैं एक्सपेंसेस देख लूंगी। हम ऐड करते हैं सारे रिसिप्ट्स, और सारे रिसिप्ट्स में क्या, इस क्वेश्चन में बस एक ही रिसिप्ट दिया हुआ है जो कि है सेल्स। जो सेल्स है वो दो फॉर्म में हो रहा है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। देखते हैं कैश सेल्स कितना है। पॉइंट नंबर 2 में देखो, मैं कोशिश करती हूँ इसी में ही सारे एक्सपेंसेस भी फिट करने की। रुको, माइनस करना है मुझे सारे एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस है मेरे कितने टाइप के यहाँ पर? पहले तो है सप्लायर्स को जो पेमेंट करनी है वो, दूसरा है वेजेस, और तीसरा है एक्सपेंसेस। एक और है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी देना है मैंने जून के महीने में। तो यहाँ पर जो पैसा बच जाएगा वो हो जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस। जो पैसा बचेगा वो हो गया क्लोजिंग बैलेंस। आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है। अब सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 2 मंथ्स। सप्लायर को नहीं, सप्लायर ने हमें क्रेडिट यानी उधार कितने महीने के लिए दिया है? 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए। पीछे वाले स्लाइड में सप्लायर से क्या किया होगा? परचेजेस किया होगा। परचेजेस की डिटेल ये दी हुई है, और 2 महीने बाद मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो भले ही मैंने अप्रैल में 52,000 का सामान लिया है, क्या मेरा कैश जा रहा है अप्रैल में ही? 52,000 नहीं जा रहा। इसकी पेमेंट मैं 2 महीने बाद यानी जून में कर रहा हूँ। वैसे ही अप्रैल में कौन से वाले महीने का पेमेंट होगा? 2 महीने पहले वाले मंथ का, यानी 2 महीने पीछे जाए तो मार्च और फरवरी। सो फरवरी का पेमेंट होगा अप्रैल में, मार्च का पेमेंट होगा मई में, और अप्रैल का पेमेंट होगा जून में। यही कॉन्सेप्ट हुआ ना?
देखो इस स्लाइड पे क्या दिया है, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 2 मंथ्स, मतलब 2 महीने के बाद आपको उधार चुकाना है अपने सप्लायर्स का। यानी आप जो परचेजेस कर रहे हो वो कैश में नहीं कर रहे, आप परचेजेस जो हैं वो क्रेडिट पे कर रहे हैं, उधार पे कर रहे हैं, और वो उधार कब चुकाया जा रहा है, 2 महीने बाद। तो हम क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पर कैश बजट बना रहे हैं। तो जब जितना खर्चा होगा उतना ही रिकॉर्ड करेंगे। तो अप्रैल में कितना खर्चा हुआ होगा सप्लायर्स के नाम पे, अप्रैल में फरवरी के सप्लायर्स को पेमेंट दिया गया होगा, है ना। सो देखो फरवरी की है 40, मार्च की है 50 और अप्रैल की है 52। नोट करते हैं हम। सप्लायर्स कितनी है, फरवरी की है 40, फरवरी वाली पेमेंट होगी अप्रैल में, मार्च वाली पेमेंट होगी मई में, और अप्रैल वाली होगी जून में, राइट। ये है फरवरी का, ये है मार्च का, और ये है अप्रैल का, है ना। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 25% ऑफ सेल इज फॉर कैश। 25% सेल जो है वो कैश में है, बाकी 75% कैसे है, बाकी का जो 75% है वो क्रेडिट में किया गया है, यानी डेटर्स हो जाएंगे। और वो जो डेटर्स हैं उनको मैंने 1 महीने के लिए उधार पे सामान दिया है, तो अगले महीने मेरा उधार चुका देंगे। सो वापस सेल्स की वैल्यू देखते हैं। सेल्स की वैल्यू कितनी है, 92,000, 1 लाख एंड 1,20,000। इसका 25-25-25% तो मेरे को तभी के तभी मिल रहा है। तो पहले कैश सेल्स की वैल्यू नोट कर लेते हैं। अप्रैल में सेल्स हुई है मेरी 92,000 की, और 92,000 का 25% है 23,000। सो कैश सेल्स मेरे को यहाँ पे कितना मिल रहा है, 23,000, है ना। और 23,000 का बचा हुआ अमाउंट 92,000 में से जो 25% अभी मिल रहा है, बाकी का 75% कब मिल रहा है, बाकी का 75% मिल रहा है 1 महीने बाद। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स फॉर क्रेडिट सेल इज 1 मंथ, 1 महीने बाद। सो दैट मीन्स 23,000 अभी मिल रहा है, तो बाकी का 69,000 मेरे को अगले महीने में मिल रहा है। ये हो गई अप्रैल का सेल्स। वैसे ही मई का सेल कितना हुआ था, मई का सेल था 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में से 25% तो आपको अभी के अभी मिल रहा है, यानी 25,000। बाकी जो 75% है वो आपने उधार पे बेचा है, और उधार आपका कब चुकता हो रहा है, अगले महीने। तो 75,000 मिलेगा मेरे को यहाँ पे, राइट। और वैसे ही जून का सेल्स है कितना, 1,20,000। जून का सेल्स है 1,20,000। अब इस 1,20,000 का जो 25% है यानी कि 30,000, वो आपको मिलेगा अभी के अभी। और जो बाकी 75% है वो कब मिलेगा, जुलाई में। लेकिन जुलाई से तो मेरे को मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जुलाई का बनाना है नहीं। तो यहाँ जून का बस 30,000 अभी मिल रहा है, रिमेनिंग 90,000 कब मिलेगा, इन द नेक्स्ट मंथ। बट दैट वी डोंट हैव टू शो इट हियर बिकॉज कैश बजट ही मुझे सिर्फ जून तक का बनाना है। अब देखो अप्रैल में मेरे को कुछ क्रेडिट सेल्स का भी तो पैसा मिला होगा। कौन से वाले क्रेडिट सेल्स का पैसा मिला होगा, पिछले महीने के, पिछले महीने अप्रैल के पिछले महीने यानी मार्च में जो मैंने उधार पे बेचा होगा उसका पैसा तो मेरे को अप्रैल में मिलेगा ना, उसका 75%। सो यहाँ पर देखते हैं मार्च की सेल्स कितनी थी, 80,000 थी। इस 80,000 का 75% जो उधार पे बेचा गया होगा यानी 60,000, उसकी पेमेंट कब आ रही होगी, अप्रैल में। तो अप्रैल में मेरे को मार्च का कुछ कैश रिसीव हुआ है, और वो कितना है, वो है 60,000। ये कहाँ से आया, ये मैं यहाँ पर नोट लिख देती हूँ। ये कहाँ से आया 60,000, ये मार्च का 75% है। ये मार्च के सेल्स का 75% है। आगे देखते हैं।
तीसरा इंफॉर्मेशन कह रहा है डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस इज 1 मंथ। वेजेस और एक्सपेंसेस को ना मैं एक साथ कर देती हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास वैसे ही कम है, आप चाहे अलग अलग लिख देना। वेजेस और एक्सपेंसेस जो हैं वो खर्चा चाहे अभी, काम चाहे अभी के अभी हो रहा है, लेकिन मैं पेमेंट कब कर रही हूँ उसका, अगले महीने कर रही हूँ, तो ये भी एक एक महीने पीछे चल रहा है। तो यहाँ ना मैं वेजेस और एक्सपेंसेस एक साथ लिख रही हूँ, थोड़ा स्पेस बचाने के लिए। आप भी चाहो तो एक साथ लिख सकते हो, चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो एक जैसा है। क्या एक जैसा है, सॉरी, क्या एक जैसा है, ये है कि दोनों के दोनों का पीरियड ऑफ क्रेडिट एक ही महीना है और अमाउंट भी छोटे हैं और दोनों एक तरह के खर्चे ही हैं, तो मैं एक साथ लिखना अफोर्ड कर सकती हूँ। देखिए पहले मैंने वेजेस और एक्सपेंसेस अलग अलग ऊपर नीचे लिखा था, अब जगह बनाने के लिए थोड़ा मैंने ये साथ में लिख दिया है, वेजेस प्लस एक्सपेंसेस। इनकी पेमेंट कब हो रही है, एक एक महीने बाद करके, यानी अप्रैल का जो वेजेस और एक्सपेंसेस होगा उसका पेमेंट होगा मई में, मई का जो वेजेस और एक्सपेंसेस होगा उसका पेमेंट होगा जून में, तो अप्रैल में किसका पेमेंट हुआ होगा, उसके पिछले महीने का यानी मार्च का। सो ये है मेरे वेजेस और एक्सपेंसेस। अप्रैल का वेजेस और एक्सपेंसेस है 9 और 7 16,000, 9 और 7 है 16,000, 16,000 की पेमेंट है मेरी वेजेस और एक्सपेंसेस की अप्रैल महीने की, लेकिन वो पे कब होगी, वो पे होगी मई में, क्योंकि एक महीने पीछे चल रहा है। तो ये हो गया मेरा अप्रैल का। मई का कितना है, 10,000 और 8,000, 18,000। ये पे कब होगा, 18,000 पे होगा उसके अगले महीने में, यानी जून में। ये है मेरे मई का पैसा, राइट। तो अप्रैल में किस चीज का पेमेंट होगा, अप्रैल में पेमेंट होगा उसके पिछले महीने यानी मार्च का, 8 और 7, 8 और 7 15,000, इसकी पेमेंट होगी मार्च के महीने में। मार्च का पेमेंट हो रहा है अप्रैल में, अप्रैल का पेमेंट हो रहा है मई में, मई का पेमेंट हो रहा है जून में, जून का पेमेंट कब होगा, जुलाई में, लेकिन जुलाई का मुझे बनाना तो है नहीं, सो दैट इज इररिलेवेंट हियर। देखते हैं कुछ और। सॉरी, देखते हैं कोई और अमाउंट है क्या, कोई और ट्रीटमेंट है क्या। इनकम टैक्स ₹25,000 इज टू बी पेड इन जून 2020। 25,000 का टैक्स पे करना है मैंने, इनकम टैक्स पे करना है 25,000 का, कौन से महीने में, जून के महीने में। सो जून के महीने में 25,000 रुपये इधर पे कर दिया। अब ये सारे अमाउंट जो हैं ये नेगेटिव हैं और ये सारे अमाउंट जो हैं ये ऐड करने हैं। बस क्वेश्चन मेरा फिनिश हो गया है। अब मुझे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन देखते हैं, पहले अप्रैल महीने का कैलकुलेशन देखते हैं, जिसमें 25,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस था, उसमें ऐड करना है हमने 23,000 कैश सेल्स, फिर ऐड करना है क्रेडिट सेल्स ऑफ 60,000, फिर लेस करना है हमें 40,000 सप्लायर्स का पैसा और 15,000 वेजेस और एक्सपेंसेस का पैसा, 55,000। तो ये अमाउंट आ गया मेरा 53,000। और ये कौन सा अमाउंट है, ये है क्लोजिंग बैलेंस। अब जो अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस है, जो अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस है वो मई का ओपनिंग बैलेंस होगा, मई का ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी 53,000 अब इधर चला जाएगा। अब इस 53,000 में मुझे ऐड करना है 25,000 कैश सेल्स का पैसा, 69,000 क्रेडिट सेल्स का पैसा,
डिडक्ट करना है 50,000 सप्लायर्स का और 16,000 एक्सपेंसेस एंड वेजेस का। सो ये अमाउंट आ रहा है 81,000। अब जो मई का क्लोजिंग बैलेंस है ये हो जाएगा जून का ओपनिंग बैलेंस। तो वैसे ही अब आप 81,000 में ऐड करेंगे 30,000, ऐड करेंगे 75,000, लेस करेंगे 52,000 एंड लेस करेंगे 18,000 एंड लेस करेंगे 25,000, you will get the closing balance of the month of June. Now that's how you have to solve a question of cash budget. ठीक है। कैश बजट में बहुत सिंपल सा अप्रोच है। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है विच इज ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस रिसिप्ट्स माइनस एक्सपेंसेस गिव यू द क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस। अब ध्यान रखने वाली ये बात है कि कैश बजट बनाते वक्त कैश बजट ठीक वैसे ही बनता है जैसे आपने अकाउंटिंग में कैश अकाउंट बनाया होगा, जहां पर अक्रूवल मैटर नहीं करता बल्कि रिसिप्ट और पेमेंट मैटर करता है। रिसिप्ट और पेमेंट मैटर करता है। इसलिए कैश बजट बनाते वक्त अप्रैल में कितना सेल्स हुआ है, अप्रैल में कितना परचेजेस हुआ है, अप्रैल में कितना एक्सपेंसेस या वेजेस हुआ है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि हमने पैसा कितना लिया या दिया है अप्रैल में, है ना। सिमिलरली गोज फॉर मई एंड जून। उसी रूल को फॉलो करते हुए ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। वापस से अपने स्लाइड पे जाते हैं। कैश बजट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मास्टर बजट, फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट, ये सारी चीज़ें मुझे आपको आगे करानी है नेक्स्ट क्लास में। मास्टर बजट में फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मास्टर बजट क्या होता है, जैसे ये फंक्शनल बजट्स मैंने अलग 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 बनाए हैं ना, हर डिविजन का, हर फंक्शन का, हर डिपार्टमेंट का एक अलग से बजट बनाया है। वैसे ही मास्टर बजट जो होता है, जब हम सारे डिपार्टमेंट, सारे फंक्शंस, सारे डिविजन्स का डेटा एक्यूमुलेट करें, साथ में लाए और फिर उसको बनाए एक बजट, तो वो कहलाता है मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होता है, when all the functional budgets have been prepared, these are summarized into what is known as master budget. There's a master budget is a consolidated summary of all the functional budgets. सारे बजट्स की जो समरी होती है वो मास्टर बजट में आती है। मास्टर बजट के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ऑपरेटिंग बजट। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने फाइनल अकाउंट्स में सीखा है ना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट, वैसे ही यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, वैसे यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल अकाउंट होता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग बजट, और जो बैलेंस शीट होता है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल बजट। सो मास्टर बजट क्या होता है, सारे फंक्शनल बजट्स को जब इकट्ठा लाया जाता है उनकी समरी को कहा जाता है मास्टर बजट। मास्टर बजट के दो पार्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग बजट और फाइनेंशियल बजट। अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वही अपना मास्टर बजट बनाती हैं। नॉट एवरी मीडियम कंपनीज, मीडियम लेवल कंपनीज या स्मॉल लेवल कंपनीज जो होती हैं वो मास्टर बजट में डील करती हैं, बिकॉज इतने डिविजन्स और इतने डिपार्टमेंट्स होते ही नहीं हैं। ठीक है। प्लस मेकिंग अ मास्टर बजट इज अ वेरी टाइम टेकिंग एंड अ कॉस्टली एंड अ लेंदी प्रोसेस। सो मास्टर बजट इज नॉट समथिंग जो हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, इसका बस कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जब हमारा फंक्शंस के बेसिस पर जो हमने टाइप्स ऑफ बजट पढ़ रहे हैं ये कंप्लीट हो गए, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। बजट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट बनाना बहुत आसान होता है, उसका शायद हम एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। फ्लेक्सिबल बजट इज द वन जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो फ्लेक्सिबल बजट के हम कुछ 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। So on that note, I would want to end today's class.